brought to you by Infinix. 30 मार्च को रामनवमी थी। आज तारीख है 3 अप्रैल, लेकिन 5 दिनों बाद भी हिंसा थमी नहीं है। देश के 2 बड़े राज्यों से वीडियो पर वीडियो आ रहे हैं आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के। हिंसा की हर नई घटना के साथ ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके इशारे पर ये सब हो रहा है, और सवाल ये भी कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी क्षमता क्या है कि ये बलवा, ये दंगा रुक नहीं रहा या जानबूझकर रोका नहीं जा रहा। क्या है इन हिंसक घटनाओं के पीछे की राजनीति, यही समझने की कोशिश करेंगे आज बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आप जिस किसी भी ज़िले में जाते हैं, अगर उसके प्रशासन से पूछेंगे तो बताया जाएगा कि कुछ तीज त्यौहार ऐसे होते हैं जहां प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं करनी पड़ती, और कुछ ऐसे होते हैं जहां इसकी फिक्र की जाती है। सद्भावना कमेटीज़ होती हैं, अलग अलग संप्रदायों के बुजुर्गों को बुलाया जाता है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होती है और तय होता है कि रूट क्या होगा, चाहे वो मुहर्रम का ताजिया हो, कोई और जुलूस हो, या फिर रामनवमी या दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन का पैटर्न हो। सब जगह देखा जाता है कहाँ से निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, मार्ग में कौन कौन से ऐसे स्पॉट हैं जो संवेदनशील हो सकते हैं। रामनवमी को अमूमन एक ऐसा त्यौहार माना जाता था जहाँ पर हिंसा की आशंका नहीं होती थी। साल दर साल यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक पैटर्न बिल्ड हो गया है जिसमें हिंसा भी शुमार है। पैटर्न क्या है? जुलूस निकलता है कई जगहों पर जहां पर प्रशासन की उतनी सख्त पकड़ नहीं है, या जुलूस निकालने वाले प्रशासन के साथ किसी किस्म का टकराव चाहते हैं, तो इसके रूट को लेकर हील हुज्जत होती है। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 होता है जो तमाम स्वतंत्र रिपोर्ट्स में सामने आया कि अब इन जुलूसों में सिर्फ नारेबाजी नहीं होती है, डीजे होते हैं जिस पर धार्मिक गाने बजते हैं। ये धार्मिक गाने सिर्फ करुणा की बात करें ऐसा नहीं है, वीरता की बात करते हैं, और कई एक जगहों पर ये रिपोर्ट भी आई है कि ये वीरता की बात से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ एक जगहों पर भड़काऊ भी पाए गए हैं। अब रूट में अलगाव की बात आती है कि जो तयशुदा रूट है उससे इतर कहीं जाएं, या जो रूट है भी वहीं से जाएं, और ये जुलूस है जिसमें उत्साही भीड़ है, कई जगह आक्रामक भीड़ है, और डीजे पर बजते गाने हैं और शक्ति का प्रदर्शन है। फिर आते हैं संवेदनशील इलाके, और यहाँ पर शुरू होती है जवाबी नारेबाजी या दोनों संप्रदायों में से किसी एक की तरफ से उकसावे की कार्रवाई, और फिर शुरू होती है हिंसा। हिंसा के बाद प्रशासन नए सिरे से सक्रिय होता है, पर क्या ये सक्रियता पहले नहीं हो सकती थी? और क्या ये सक्रियता 2023 में अतिरिक्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि रामनवमी और रमज़ान एक ही महीने में पड़ रहे हैं कैलेंडर पर? यहाँ तक आपने जो सुना वो पहले भी कई बार सुना होगा। आपने अपने अपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड के हिसाब से पक्ष भी चुन लिए होंगे, पर आज के शो में हम ये जानना चाहते हैं कि जब बिहार और बंगाल की सरकार को ये पहले से पता था, हम मान के चल रहे हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस का इनपुट रहा होगा, तो उन्होंने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं की, और 5 दिन बीतने के बाद भी राज्य में अमन चैन कायम क्यों नहीं है? शुरुआत पश्चिम बंगाल से करेंगे। वहाँ की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी ममता बनर्जी, उनका ये बयान चर्चा का विषय बना था। इसे सुनते हैं, फिर आगे की बात। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। मतलब साफ है, ममता को अंदाजा था कि रामनवमी के जुलूसों के दौरान क्या हो सकता है। बावजूद इसके बंगाल प्रशासन सिर्फ 30 मार्च को हिंसा रोकने में ही विफल नहीं रहा, 2 अप्रैल तक हालात को काबू में नहीं ला पाया।
बंगाल में पहली हिंसा हावड़ा में हुई, जहां 30 मार्च को विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली। रैली शिवपुर पहुंची तो बवाल शुरू हुआ। आपने अंदाज लगा लिया होगा, शिवपुर एक मुस्लिम बहुल इलाका है। पहले दोनों ओर से पथराव हुआ, फिर दुकानों में आग लगाई जाने लगी। 30 मार्च को शिवपुर में क्या हुआ, ये जानने के लिए हमने बात की ग्राउंड पर मौजूद इंडिया टुडे के संवाददाता ऋतिक मंडल से। 10,000 के करीब जो है लोग वहां पर आते हैं हर साल, इस बार भी ऐसा ही थे। और उन्होंने कहा कि जैसे ये जो रैली गुजर रहा था और उस मुस्लिम प्रभावित इलाकों के पास जैसे वो पहुंचते हैं, उनके ऊपर पथराव किए जाते हैं और इंटेंशनली किए जाते हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका आरोप है। उसके साथ साथ उन्होंने ये बिल्कुल खारिज कर दिए है कि किसी तरीके से उन्होंने जो कानून का उल्लंघन उन्होंने किया, जिसे ऐसा उनका कहना नहीं है। उनका कहना है कि जिस रास्ते को उन्हें दिया गया था उसी रास्ते से वो गुजर रहे थे और उसके बाद ये हिंसा फैली। दरअसल उसके अगले दिन जो वहां पर लोग हैं स्थानीय, खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके के जो लोग हैं, वो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां पर हिंसा फैली। उन्होंने पथराव किए, पुलिस के ऊपर किए, स्थानीय लोगों के ऊपर किए और इस तरीके से 2 दिनों तक जो है बारी बारी में हिंसा जो है शिवपुर में और फैल गया। उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, वहां पर धारा 144 लगाना पड़ा, जो इंटरनेट है उसको रात के लिए सस्पेंड करना पड़ा था। तो ऐसा था दरअसल। हावड़ा पुलिस ने एक लेटर जारी कर बताया कि यात्रा को उस रूट पर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी जहां उन्होंने रैली निकाली। यात्रा का रूट बदल दिया गया था। इसका मतलब ये कि जहां बवाल हुआ वहां उस जुलूस को होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए एक पैटर्न का जिक्र होता है जो बार बार नजर आता है। जब तय रूट से हटकर जुलूस निकालने पर विश्व हिंदू परिषद से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि हमने वहीं से रैली निकाली जहां से पिछले 10 साल से निकल रही है। इसके बारे में पुलिस को जानकारी भी दी गई थी। हमने पुलिस से विशेष रूप से उस 100 मीटर के क्षेत्र में रहने का अनुरोध किया था जहां पिछले साल भी पथराव हुआ था। अब यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं कि जब अनुमति नहीं थी प्रशासन के हिसाब से तो परिषद का जुलूस उस इलाके में क्यों गया, और जब पुलिस ने देखा कि जुलूस अपने रास्ते से अलग जा रहा है तो उसने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि जुलूस में चल रहे लोगों और आसपास रह रहे लोगों दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल पुलिस की थी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा वाली घटना को बीजेपी की साजिश करार दिया और जवाब में बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के इशारे पर वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े लोगों के घर जलाए गए। बीजेपी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने और एनआईए की जांच की मांग भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बात कर घटना की जानकारी ली। ये सब हिंसा के अगले दिन यानी 31 मार्च को हो गया था। बावजूद इसके हिंसा रुकी नहीं। इसकी अगली घटना सामने आई हुगली से, जहां रिशरा इलाके से हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए। शोभा यात्रा से दिलीप घोष के जाते ही हिंसा शुरू हो गई, पत्थरबाजी और आगजनी। इसमें बीजेपी विधायक विमान घोष भी घायल हो गए। हुगली में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी विस्तार से जानिए। उस मौके पर पहुंच चुके हैं जहां पर पुलिस बल यहां पर तैनात किए गए हैं और हम देख सकते हैं यहां पर आगजनी आपको बताना चाहेंगे यहां पर किया गया। इसके साथ साथ पुलिस के जो आला अफसर है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि मौका को देखते हुए फिलहाल हम जो देख रहे हैं यहां पर पुलिस बल है यहां पर तैनात कर दिया गया है और इससे आगे जो है यहाँ पर परिस्थिति जो है यहाँ पर कई जगह पर तोड़फोड़ किया गया है। इसके साथ साथ जो बताया गया कि पथराव किए गए थे। दरअसल शुरुआत इस तरीके से हुई, जो खबरें हमें मिल पा रही है कि रामनवमी के उस शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि दर्दनाक ये हादसा है। अंदर किस तरह की स्थिति है दीदी? ভিতরে এখন মোটামুটি পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। হ্যাঁ, বেরোতে পেরেছি আমরা। क्या है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है यहाँ पर? बड़ा खराब स्थिति है सर। अरे सर बड़ा खराब स्थिति है। यहाँ से रैली जा रहा था तो आगे जो मस्जिद है, मस्जिद के पास पत्थरबाजी स्टार्ट हो गया। वहीं से स्टार्ट होने भगदड़ पूरा मच गया। पूरा रिटर्न मतलब जितना पब्लिक था सब रिटर्न आने लग गया। फिर वहाँ जो मोड़ है साइडिंग पे वहीं पर सारा झमेला स्टार्ट हो गया। उधर से पत्थर फेंकना शुरू हो गया, फिर यहाँ से पत्थर, यहाँ पर फिर जलावा जलाई पूरा हो गया। दुकान वगैरह वो भी तो तोड़ा है, सारा तोड़ दिया है, कुछ बचा ही नहीं। अंदर अंदर क्या क्या स्थिति है गली में? वहाँ तो और कहानी खराब है, वहाँ जाएंगे तो और कहानी खराब। पुलिस नहीं था तब? पुलिस नहीं था तब तो और लाठी चला दिया। बताइए ये लोग कितना जुल्म करता है, लोग बताइए। ये जो जुल्म हो रहा है बहुत बेकार जुल्म हो रहा है बाबू।
क्या करें। से किस तरह हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी। बंगाल में अब तक रामनवमी से जुड़ी हिंसक घटनाओं में 57 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 12 आरोपी हुगली की घटना से और 45 हावड़ा की घटना से जुड़े हैं। दोनों घटनाओं पर बीजेपी और टीएमसी के बीच मैं ईमानदार तू जिम्मेदार टाइप के आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। दोषी तो सरकार हो। समाज में आप अपना इच्छा अनुसार चल नहीं सकते, आपकी सुरक्षा नहीं होगी, आप उत्सव त्योहार नहीं कर सकते हैं और अटैक हो जाता है। बांग्लादेश में नहीं होता है, बांग्लादेश में भी रामनवमी की जुलूस हो रही है। कश्मीर में नहीं होता है पथराव, यहाँ पथराव क्यों हो रहा है? सरकार सॉफ्ट है या तो सरकार चाह रही है कि इस प्रकार घटना हो। लेकिन टीएमसी मानता है आप लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं कि दोषी आप लोगों का मानता है, बीजेपी के लिए ऐसा घटना हो गया है। सरकार चला रहे हो, अनुमति पुलिस देती है हमको, हम उस अनुष्ठान में समाज में भाग लेते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम तो खड़े थे वहां, हम आक्रमण का शिकार बने, हमारे सामने लोग घायल हुए। दोष किसका है? वो हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। या तो वो निकम्मे हैं, संभाल नहीं पाते हैं प्रशासन को, या तो जानबूझकर करा रहे हैं और हमारे ऊपर मर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब ये निकालते हैं कोई भी यात्रा या मिছিল या जुलूस, तब जो है हिंसात्मक घटना घटती है और वैंडलिज्म होता है, पब्लिक का प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, आग जलाया जाता है। इतना वायलेंस और आर्सन होता है जब भारतीय जनता पार्टी रैली निकालती है। तो हमेशा उन लोग की ये कोशिश होती है और हम कह रहे हैं, पार्टी भी हमारा ये मानता है कि दिलीप घोष ये हमेशा इसको प्री प्लान्ड है। उनका प्लानिंग ही ऐसा होता है कि रैली निकालेंगे और हलचल मचाएंगे और अशांति करेंगे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से प्रशासनिक कदम उठा रही है। हम लोग विगत महीनों में भी देखे कि आपका नवान्न अभियान जो हुआ, उसमें भी यही गुंडागर्दी, उसमें भी इस तरीके से वैंडलिज्म जिसको कहते हैं, बर्बरता देखें और पब्लिक का प्रॉपर्टी का नुकसान देखें। हावड़ा जिला में भी रामनवमी के दिन एक प्रोसेशन बिना परमिशन में जो गाइडलाइंस थे उसको ना मानना, 2 प्रोसेशन जाके एक संग होना, रूट के बाहर जाना, जो है एक सुख शांति को नष्ट करने की कोशिश भारतीय जनता हमेशा करती है पार्टी। हिंसा की दोनों घटनाओं को कवर करने के दौरान संवाददाता ऋतिक ने जो कुछ ऑब्जर्व किया वो भी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरीके की नैरेटिव हम देखते हैं वो आम है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल में आरोप इस तरीके से उठते हैं, हम नहीं जानते कि दरअसल हर बार हिंसा कौन शुरू करते हैं। दोनों समुदाय में जब ये हिंसा होती है तो जिम्मेदार शायद दोनों गुटों के लोग होंगे, या फिर शायद इनकी जिस तरीके से लोगों का कहना है कि इसमें बाहर के लोग रहते हैं, या फिर आरोप ऐसा उठता है कि बाहर से आए हुए लोग ऐसे करते हैं, या फिर सुनियोजित तरीके से ये किया जाता है। लेकिन आरोप हर साल उठता है कि पथराव उस जो रामनवमी की जुलूस के ऊपर या फिर शोभा यात्रा के ऊपर की जाती है, पलटवार वहां से की जाती है, आगजनी वहां पर होती है और बंदूक और अस्त्र शस्त्र का जो इस्तेमाल वो हमने देखा है। और ये तो जरूर बात है कि हमने इससे पहले कई बार हमने देखा जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां पर पहुंचते हैं। 2017 का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैंने देखा कि वहां पर आपका बीजेपी के कई सारे नेता भी जब पहुंचते हैं तो वो लोग अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स जो कहते हैं उसे किया जाता है। खड़गपुर में बहुत भारी तादाद में इसको मनाया जाता है। तो ये सब चीज हमने देखा और धीरे धीरे जो है ना पिछले कुछ सालों में रामनवमी के दौरान, चाहे वो हावड़ा हो या फिर हुगली हो या फिर आपका जैसे मैंने कहा कि आसनसोल हो, यहाँ पर इस तरीके से फिर चाहे वो पुरुलिया हो, इस तरीके से प्रोवोकेशन की आरोप तो जरूर लगते हैं कि प्रोवोक किया गया था और उसके बाद इस तरीके से हिंसा फैली। तो ये सवाल तो जरूर उठते हैं, सवाल निशान तो जरूर उठते हैं कि प्रोवोकेशन किस तरीके से और किस तरफ से दी जाती है। और प्रोवोकेशन दोनों तरफ से दी जाती है ऐसा कहा जाता है, आरोप हम सुनते हैं जरूर। ये जरूर है, हमने चाहे जितने भी चुनाव है, आपको मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव हुआ या फिर महज एक मान लीजिए कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहा है, सिविक बॉडी इलेक्शन हो रहा है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इसके खिलाफ अक्सर आरोप उठता है और ये सही है। चाहे पत्रकारिता उनके पक्ष में हो रहा है या फिर विपक्ष में हो रहा है, कहीं पर चुनाव चल रहे हैं, जो अगर पोलिंग स्टेशन के आसपास आप पहुंच रहे हैं तो और कैमरे कर रहे हैं या फिर कोई बात कर रहे हैं और उनकी नापसंद की कोई सवाल आप कर रहे हैं तो लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। वो लोग तृणमूल कांग्रेस के ही है, वो लोग वहां पर शायद कैंप में है, आएंगे, आपको तोड़ेंगे, उकसाएंगे, धमकाएंगे, भड़काएंगे और उसके साथ साथ आपको मारेंगे, कैमरा तोड़ेंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे। इसका कारण कही है क्योंकि आपको समझना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये आप इनकार नहीं कर सकते। हमने जो देखा है
काफी बार कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है अपनी सत्ता को और बचाने के लिए और उनके ओलिगन्स जो होते हैं इनके खिलाफ अक्सर आरोप उठते हैं कि वो लोग जो है वहां पर अगर जो आप फॉल्स वोटिंग की बात करते हैं या फिर जो विपक्ष के जो वोटर है उनको प्रभावित किया जाता है। जो राजनीतिक हिंसा का दौर हम हर चुनाव में हम देखते हैं। इसको कवर करने के लिए इसको और इसके ऊपर और ज्यादा जो है आप कह सकते हैं काला कपड़ा रखने के लिए हमें ये वो लोग उनकी साजिश उनकी पूरी सुनियोजित एक परिकल्पना रहता है कि चाहे वो पत्रकार किसी भी टेलीविजन चैनल से हो या फिर स्टिल कैमरा लिए हुए हो, उसे रोकना है ताकि एक खराब छवि जो है वो बाहर ना आ जाए। पिछले 3-4 सालों में ये आम सा हो गया है, हर बार हिंसा होती है, हर बार प्रशासन की ओर से यही कहा जाता है कि बाहर से आए लोग थे, ये इस पार्टी की साजिश है या उस पार्टी की साजिश है। आखिर प्रशासन इन घटनाओं को रोक क्यों नहीं पाता, या ऐसा है कि रोकना ही नहीं चाहता? बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे की राजनीति क्या है? ध्रुवीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए भी तो जरूरी है। आसाम में भाजपा का जो सक्सेस हुई है क्योंकि वहां भी मुस्लिम आबादी है। देखिए उड़ीसा में मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, तो इसीलिए जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां ध्रुवीकरण की राजनीति है। और ममता बनर्जी को बेगम बोलना, ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम अपीजमेंट का इशू जोड़ना, ये भाजपा की राजनीति है। और ममता बनर्जी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, और लेकिन 30% मुस्लिम वोट इसको स्प्लिट करना मतलब भाजपा के लिए कठिन है। वो लेफ्ट कांग्रेस करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना कठिन होता है। लेकिन भाजपा चाहते हैं कि हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाए, तो उसका फायदा भाजपा कोशिश कर रहे हैं। और ममता के लिए थोड़ा कैच 22 इसीलिए होता है कि ओनली 30% मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करके हिंदू समाज को नाराज करना भी ममता का राजनीति नहीं है। जिसके कारण आप देखते हैं कि दुर्गा पूजा से लेके ममता बनर्जी अभी कितना हिंदू जो लीडरशिप के जो मतलब एक्टिविटीज कितना बढ़ा दिया लास्ट फ्यू इयर्स। और वो तो बीजेपी के लिए, बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करने के लिए भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि फायदा किसका होगा वो तो चुनाव का नतीजा बताएंगे, लेकिन ध्रुवीकरण में दोनों तरफ अपना अपना क्लाइंटेल को मतलब ऊ करने के लिए, जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस इंसिडेंट वो तो पता चलेगा चुनाव के नतीजे देख के। बंगाल के बाद अब बिहार चलते हैं। बिहार की कहानी पश्चिम बंगाल से बहुत अलग नहीं है। 30 मार्च को सासाराम में रामनवमी का जुलूस निकालने वाले लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई। हिंदू गुट ने आरोप लगाया कि 2 बच्चे जुलूस से वापस आ रहे थे और कुछ मुस्लिमों ने उन्हें पीट दिया और पास के एक हनुमान मंदिर पर पथराव किया। हमारे साथी रणबीर इस वक्त सासाराम में मौजूद हैं। उन्होंने उन बच्चों की मां से बात की जहां से ये सारी हिंसा शुरू हुई थी। सासाराम में हुई घटना में ये बताया जा रहा है कि जब रामनवमी के मौके पर जुलूस निकला तो जुलूस आराम से जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, लेकिन जुलूस खत्म होते ही जब लोग वापस निकले तो उनमें कुछ छोटे छोटे बच्चों पर हमला किया गया और ऐसे ही कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट लगी। एक बच्चे की माँ हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। अच्छा, ये क्या हुआ था उस दिन? कुछ आपका बेटा कितने साल का है? 14 साल का। जुलूस में गया? हाँ। आपको बता के गया? हाँ हाँ। फिर उसके बाद कब पता चला कि उसको चोट लगी? चोट लागल माने महल्ला के लड़का ना जाना तो माने सब कोई भाग के आयल ना तो जाकर लड़का ये लड़का के कहला शेखर बर्तन का बड़े भाई रहन ये लड़के इधर आओ। ये चाची आवता लड़का के जान मार दिलस गोल जे तो घर में ही छींच गया छुरा मारे कोई लंजा। आपके भी बच्चे को लगा है क्या? क्या हुआ था आपके? कितना बड़ा बच्चा है? इतना बड़ा है 13-14 साल। हाँ, हाथ टूट गल बा। हाँ है बच्चा अस्पताल में दवाई करवा के लड़की एगो भी ओकरे घरे छोड़ के आवत नहीं। अच्छा हाँ। आप दूर यहाँ से? हाँ। कहाँ यहाँ छोड़ दी बच्चे के अपने पास? छोड़ दिलानी कि मैंने हलगुलमा के डरे और छोड़ दिला हनी डर के मारन। हाँ। बता के गया था कि जुलूस में जा रहे हैं? हाँ हाँ। आपको कौन बताया कि उसको चोट लग गया? चोट लग गई में टोली में ओकरा के मारत रहन जा। एगो हिंदू के घर रहे आ जब छुरा खोबे के कैलन जा ना तो ऐसे हपूर के आ हिंदू के घर में घुस गल तो जान बच गल, नहीं तो जान बचे वाला ना रहे। बोल रहे ना कि घर में आदमी है लुकाया हुआ है। हम नहीं सर, कोई नहीं है बस ना आपको क्यों मारा? अनेरिए सर, अनेरिए कुछ हम नहीं किए हैं सर, कुछ हम नहीं किए हैं सर। आप जुलूस में भी नहीं गए?
एक मिनट भाई, आप जुलूस में भी नहीं गए? ना सर, ना ना, हम अपने द्वार पर थे सर, अपना घर में मारे हमको हरगुरान करके सर। बस ऐसे आए मार के चले गए? पूछ रहे ना कि इधर क्या हुआ, तो हमको सर कुछ नहीं हुआ, बस दो पैना मार के चल दिए। महिला पुलिस थी? ना सर, वो आदमी वाला। 30 मार्च को कुछ लोगों के बीच हुई मारपीट 31 मार्च तक व्यापक हिंसा में बदल गई। दोनों तरफ से खूब पथराव हुआ, आगजनी हुई, गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, इलाके में 144 लगा दी गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनके घरों, दुकानों और मज़ारों को क्षतिग्रस्त किया गया और हिंदू पक्ष ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। इसके बाद आया 1 अप्रैल। सासाराम के शेरगंज इलाके में बम फटने की खबर आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि 4:52 पर वो सहरी करके नमाज अदा कर रहे थे जब ये धमाका हुआ। पुलिस ने पुष्टि की कि इस धमाके में 6 लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई। घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। इस मामले में अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर सासाराम के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि धमाके का कारण अभी पता नहीं चला है, सभी एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही बिहार पुलिस ने यह भी बताया कि इस ब्लास्ट का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। जो सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहाँ से FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके सुबह 5 बजे हमारी FSL की टीम पहुँच गई थी और उसने जांच करके जो वहाँ पे अंश मिला था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का, उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी हैं वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनका इलाज चल रहा है। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे तो वो जेल जाएंगे। पुलिस ने तो कह दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना यही था कि साजिशन मस्जिद के पास बम फोड़ा गया। हालांकि आज 3 अप्रैल को रोहतास जिला पुलिस ने साफ कहा बम नहीं फटा था। जांच के दौरान पाया गया कि अवैध विस्फोटक की हैंडलिंग में कुछ गलती हुई, जिसके बाद बम फट गया। जहां ये बम फटा था वो एक निजी मकान के अहाते में आता है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही है। इस संबंध में 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बम फटने के बाद खबरें ऐसी भी आई कि माहौल इतना तनावपूर्ण है कि हिंदू अपने घरों पर ताला लगा कर भाग रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है। लेकिन रोहतास पुलिस ने इसे भी अफवाह बता दिया। पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अभी इलाके में पूर्णतः शांति है। हिंसा के बाद कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। बाकी आप ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी रणबीर से जानिए कि अभी क्या हालात हैं। यहाँ देखिए SDM मौजूद हैं, यहाँ पुलिस की गाड़ी से अपील की जा रही है, लेकिन यहाँ चौराहे पर जो दुकानें हैं उनको भी बंद करके रखा गया है। पर अभी भी स्थिति को शांत नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो स्थिति शांत हो रही थी उस स्थिति को अचानक बिगाड़ने के लिए एक बम फेंका गया। उस बमबाजी में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो माहौल शांत होना था वो और ज़्यादा गंभीर हो गया। और इस वजह से आप देखिए कि अभी फ़िलहाल यहाँ पुलिस की मौजूदगी है और यह पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि लोग किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना कर सकें। इसी सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली भी होनी थी, उस रैली को भी रद्द करना पड़ा क्योंकि हिंसा बढ़ चुकी थी। और यहाँ जिस दुकान का मैं जिक्र कर रहा था, आप देखिए कि यहाँ पर जो टीन की कुछ बक्से वगैरह पड़े हुए थे, उन सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया। तो हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन से लोगों की भारी नाराज़गी है। लोगों का कहना है कि जब जुलूस निकल रहा था उस दिन पुलिस मौजूद नहीं थी। जितनी पुलिस यहाँ पे रह सकती थी उतनी मौजूदगी उनकी नहीं होने की वजह से छोटे छोटे बच्चों पर हमला किया गया। उस हमले में कुछ बच्चों का हाथ टूटा, कुछ को चोटें लगी। ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए हमें यह भी पता चला कि जुलूस से लेकर हिंसा तक पुलिस की तैनाती बहुत कम थी। इस बात पर दोनों पक्ष सहमत भी हैं। लेकिन यह असामाजिक लोगों के तत्वों का कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन सोई हुई थी। हम लोगों ने जब प्रशासन को बोले तो उसमें सोया था, जूता पहना मोजा पे, उसको अंदर आने से वो हिचकिचा रहा था। ठीक है, हम लोगों ने सेंसिटिव जोन ये एरिया माना जाता है उसको दिखलाया भी गया था प्रशासन को कि ये एरिया जो है सेंसिटिव जोन में आता है, मतलब कि इस पर माहौल पर क्या कर ध्यान देते रहना, रात को एनी टाइम पेट्रोलिंग करते रहना। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई प्रशासन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। तो मतलब प्रशासन ने अपनी ओर से कल तैयारियां की थी? प्रशासन ने कल तैयारियां की थी, लेकिन प्रशासन के लोग जब सुबह में बम विस्फोट हुआ तो उस वक्त सो रहे थे, वो अंदर आने से घबरा रहे थे। तो फिर हम लोग ने मोहल्ले के बजाते कैमरा रिकॉर्ड पर उनको लेकर आया, साक्ष्य दिया कि यहाँ पर देखिए बम का जो है कुछ टुकड़ा उकड़ा गिरा हुआ था, उनको दिखाया। वो कन्नी काट रहे हैं कि ये पटाखे की है, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि वो पटाखे हैं या बम है। जो भी माहौल है उसको शांत किया जाए
और इसके आगे कुछ नहीं। सासाराम का इतिहास तो ऐसे बहुत बढ़िया है कि वहाँ यहाँ हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। इतिहास तो बहुत अच्छा है कि हम लोग बहुत सा मैनेज कर चलते हैं, लेकिन अगला जो लोग है यार, कोई भी हो, ये हिंदू या मुसलमान हो, वो तो नहीं चाह रहा है कि माहौल शांत हो। हम लोग का यही डिमांड है कि माहौल शांत हो। अच्छा, एक सवाल मैं बहुत सिंपल आपसे पूछूंगा, ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं, इनका कोई धर्म होता है क्या, आप लोग को लगता है? हिंसा नहीं, कोई धर्म नहीं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है लोग। ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, कुछ नहीं, दंगाई लोग को पैसा दे के करवाया जा रहा है। कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि किसी के घर पे आप हमला कीजिए, किसी को आप सब बात बोलिए या किसी को मारिए, ये किसी के धर्म में नहीं लिखा है। या वो हिंदू या मुस्लिम हो, किसी के धर्म में नहीं। अगर ये कोई करता है तो वो हिंदू ये नहीं है या उन्हें मुसलमान नहीं है। सासाराम के अलावा नालंदा जिले में भी हिंसा की रिपोर्ट है। नालंदा के बिहार शरीफ में 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच झड़प हुई। किसी बात पर दो गुटों में बहस शुरू हुई। बहस के बाद भीड़ बेकाबू और फिर पत्थरबाजी और गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। बात पथराव और आगजनी तक नहीं रुकी। हिंसा के दौरान गोलियां भी चली, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दुकानों में लूटपाट की खबरें भी आई हैं। इंडिया टुडे से जुड़े रोहित सिंह ने एक दुकानदार से बात भी की, जिन्होंने बताया कि हुआ क्या था। दरअसल सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स पर एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि दंगाई एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के शटर को तोड़ रहे हैं और फिर कई दंगाई उस दुकान में घुसकर वहां से टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, जो कुछ उनके हाथ लगा वो लूट कर ले जा रहे हैं। और दरअसल हम उसी दुकान पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको हम यहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दुकान की, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा दुकान यहां पर लुट चुका है। ये आप देखिए, ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस दुकान की, और बाएं तरफ ये दीवार देखिए। यहां पर जितनी भी टीवी सेट यहां पर लगे थे, सभी टीवी सेट को यहां पर लूट लिया गया है दंगाइयों के द्वारा और जबरदस्त तरीके से यहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। कूलर, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, इस तरफ देखिए, इस तरफ आप देखिए किस तरीके से यहां पे आप देखिए, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, सब कुछ यहां पे लूट लिया गया है। और चारों तरफ आप देखिए सब कुछ यहां पर बिखरा पड़ा है। सोनल कुमार है हमारे साथ, जो कि इस दुकान के मैनेजर हैं। सोनल जी, क्या हुआ, क्या क्या लूट हुआ, जरा पहले बता दीजिए। लूट ये हुई कि एक भीड़ बहुत आई क्लाउड में, उसके बाद शटर को खींचकर तोड़कर, उसके बाद सारा एंट्री एकाएक आया। लैपटॉप, मैकबुक प्रो, टीवी थी कीमती करीब 1.5-2 लाख रुपए की लगभग में, बहुत सारे रेंज में थी। हम लोग का स्टॉक बहुत अच्छा था, फेस्टिवल का टाइम था। फेस्टिवल के टाइम पे सारा का सारा स्टॉक हम लोग के पास अवेलेबल था। सेल भी बहुत अच्छा मेरे काउंटर पे है। उसके बाद सारा उधर आकर पूरा तोड़फोड़, लूटपाट जो भी हुआ, शीशा वगैरह सब, तो जितने पीस था एक एक पीस चुन कर सब यहाँ से लेके सब एकदम गए। क्राउड बहुत ज्यादा था। लास्ट 5-6 ईयर्स में जो ट्रेंड बढ़ा है ना, रामनवमी प्रोसेशन में बहुत ज्यादा लोगों का प्रेजेंस होने लगा है। सिर्फ और मतलब 18 के बाद तो मैं कंफर्म देख रहा हूँ, उसके पहले से ही शुरू हो गया था और मोबिलाइज करके इनको लाया जा रहा है टाउन। तो एक छोटा सा शहर, कहने को डिस्ट्रिक्ट टाउन है, लेकिन इसका पॉपुलेशन 5 लाख 6 लाख का पॉपुलेशन है मैक्सिमम, और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है और विथ मुस्लिम पॉकेट्स इंटरवूवन बीच बीच में है उस इलाके में। तो वैसी स्थिति में जब उस दिन फ्राइडे प्रेयर्स, जुमे की नमाज भी थी, हॉस्पिटल रोड से उनको पहुंचना था। गगन दीवान एक जगह है, वहीं उसकी थोड़ा सा आगे आके टर्मिनेट होता है। तो वो जब वहां से क्रॉस करता है तो जो आपका फ्लैश पॉइंट का एरिया है, वो एरिया मुश्किल से 50-100 मीटर, 200 मीटर मान के चलिए, वो एरिया में अगर डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छा होता, टीयर गैस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वाटर कैनन्स की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये पुलिस ने एंटिसिपेट नहीं किया, वो प्रिपरेशन नहीं किया जैसा किया करते थे। तो वर्स्ट जो हुआ है ना, वर्स्ट हुआ है 1981 में, जब 60 से ऊपर लोग मारे गए थे दोनों साइड का मिलाकर के। उसके बाद कोई बड़ा कांड नहीं हुआ। तो उस समय जो प्रोसेशन का रूट था, कोई अलग रूट था, उस रूट्स में ज्यादा मुस्लिम इलाके आते थे। तब प्रशासन ने इस रूट को चेंज किया 1998 में और उस रूट को सद्भावना मार्ग नाम दिया, गुडविल रोड नाम दिया 98 में। तो इस रूट में क्या है कि एक लार्ज पार्ट तक आपको नहीं है, सिर्फ वही गगन दीवान वाले इलाके में
और 2 बड़े सिंबल्स हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा मनीराम का अखाड़ा और मखदूम शाह का मजार जो है, इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था के आसपास। ये इस जगह कुछ अगर सिंबॉलिकली कुछ होता है तो चीजें भड़क जाती है। तो इन सब इलाकों को, और प्लस पुलिस जब छोटा सा शहर है तो पुलिस को ये पता जरूर होगा कि दोनों तरफ से कौन लोग हैं जो कमेंट। सामान्य आदमी कोई भी रिलीजियस भी है तो वो झगड़ा नहीं चाहता है, इतना तो बात तय है। वो प्रोसेशन में उत्साह में शामिल हो सकता है, जोर से नारे लगा सकता है, लेकिन कोई नहीं चाहेगा हमको गोली लग जाए। नोबडी वांट्स दैट कि हम ये करें। तो वो भी एक, हमको लगता है कि थोड़ा सा कम्युनिटी पुलिसिंग के फ्रंट पर वो मुझे कमी दिख रही है। एक जो स्टैंडर्ड पुलिसिंग की जब बात होती है, जब आप फॉर्मर डीजीपी सबसे बात की, कल मैंने डीएम गौतम से बातचीत करके समझने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हम दिन में भले ही कम गश्ती करके निकाल लेते थे, लेकिन रात में हम लोग जो पूरा ध्यान देते थे, फ्लैग मार्च गली गली घूमते थे। लेकिन ये पुलिस का जो फियर नहीं होगा, ऐसे अभी के केसेस में क्या हो रहा है, दिन भर पुलिस काम करती है, शाम तक थोड़ी डिले हो जाती है और सारी घटनाएं शाम को ट्रिगर होती है, जमा होता है। और एक चीजें और करनी चाहिए जो पुलिस नहीं कर रही आज के टेक्नोलॉजी वाले एज में। सबके पास मोबाइल है, एवरीबॉडी ये रिपोर्टर है। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने प्रेस से क्या कहा, ये भी जानते हैं। जो लोग भी अरेस्ट हुए हैं उनका मोबाइल में बहुत सारे चैट मिले हैं और उससे कई और लोगों की जानकारी मिली है जो भड़काने का प्रयास था। सबको चिन्हित किया गया और सब पे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां टोटल हुई हैं और आगे का फर्दर क्या प्लान है, किस आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है? सीसीटीवी फुटेज की आप बात कर रहे हैं। 130 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है और लगातार ये अभियान चलेगा। जैसे जैसे लोग चिन्हित हो रहे हैं तो हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो फुटेज है, जिन संस्थानों में हमला हुआ उनका फुटेज है, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी डीएम साहब बाहरी लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं, बाकी कहानी वही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज को स्कैन किया जा रहा है। 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद है, शहर में कर्फ्यू। इसके साथ ही रोहतास जिले में शिक्षा विभाग ने 4 अप्रैल तक सभी सरकारी स्कूल, मदरसों और कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का आदेश दिया। बिहार शरीफ में भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पर मामला इतने पर रुका नहीं। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, सो राजनीति भी शुरू हो गई। भाजपा सीएम साहब से इस्तीफा मांग रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गतिविधि कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग, सीएम का बयान कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन नीतीश अब तक नालंदा नहीं पहुंचे, फोन पर ही जायजा ले रहे हैं। हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री बिहार के दौरे पर पहुंचे। नवादा में अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और राज्य में हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए नीतीश कुमार सरकार पर बरसे। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब अमित शाह ने तो कह दिया कि 40 में 40 सीटें दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। इस पर निशाना साधा आरजेडी ने। उसके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमित शाह को बिहार की नहीं बल्कि 40 लोकसभा सीटों की चिंता है। और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह को सलाह दी कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक बिहार के राजभवन में आवास बना ले। गुजरात संभालिए, गुजरात संभल नहीं रहा, देश का गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, देश के जो हालात हैं चारों ओर हिंसा हो रहे हैं और ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी, बिहार में शांति, सद्भाव, सद्भावना कायम है, कानून व्यवस्था है, कानून का राज है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। बीजेपी जहां दंगा हो रहे हैं, दंगाइयों को प्रश्रय दे रही है, पहले वो वहां संभाले जहां हिंसा हो रही है बीजेपी शासित राज्यों में। जैसा कि अपेक्षित था, पश्चिम बंगाल और बिहार की घटनाओं पर भरसक पॉलिटिक्स हो रही है और यही राजनीति आपको बता रही है कि समस्या कहां है। एक मुख्यमंत्री है जिसे अनहोनी की आशंका थी, फिर भी हिंसा रोक नहीं पाते। एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो 70 किलोमीटर दूर अपने गृह जिले के दौरे पर नहीं जा पाते और एक केंद्रीय मंत्री हैं जो दंगाइयों को तब उल्टा टांगेंगे जब पूरी सीटें मिल जाएं। हमने तथ्य आपके सामने रख दिए। आप अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से पक्ष चुन सकते हैं या फिर इस पर विचार कर सकते हैं कि जिन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखा जाए वो विफल क्यों नहीं
और जिन अलग अलग पॉलिटिकल प्लेयर्स की जिम्मेदारी है कि राजनीति किसी की जान की कीमत पर ना हो, चाहे वो केंद्र का सत्तारूढ़ दल हो या राज्य के दल हो, और जो दोनों ही एक दूसरे के लिए पक्ष विपक्ष रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि इन सब में सिर्फ दंगाइयों के अरमान नहीं है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इस आग पर सेकने की इच्छा भी है। यही राजनीति है जो हमारे और आपके नाम पर की जा रही है, इसलिए हमारी और आपकी निगहबानी ज़रूरी है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, सरकार वही सफल है जो बिना संप्रदाय देखे दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई करे कि अगली बार किसी की हिम्मत भी ना हो इस तरह के कृत्य में शामिल होने की। एक उदाहरण पेश किया जाए सबके सामने बिना किसी अगर मगर के। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।